कि अरविंद सर इज़ द पर्सन हु मेड मैकेनिकल इंजीनियरिंग ईजी, जिन्होंने आसान बना दिया मैकेनिकल इंजीनियरिंग को। एंड आई चलिए, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट degeneracy. Degeneracy in linear programming problem. Degeneracy in linear programming problem क्या होता है? Do you have any idea? Degeneracy in the linear programming is the condition when one or more basis variable are zero. नॉन बेसिस वेरिएबल को हम जीरो मानते हैं, बेसिस वेरिएबल भी कैलकुलेट फ्रॉम द इक्वेशन, राइट। जब कोई बेसिस वेरिएबल एक या एक से ज़्यादा बेसिस वेरिएबल अगर जीरो हो जाता है तो वो कंडीशन को हम कहते हैं डीजेनरेसी। अब डीजेनरेसी है तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, क्या होगा, इसका इफेक्ट क्या होगा? इसका इफेक्ट ये होगा कि first there could be tie in case of living variable. लिविंग वेरिएबल जो है वो आपको टाई हो सकता है, ये कंडीशन आ सकती है अगर डीजेनरेसी होगा तो टाई को ब्रेक करने के लिए आपने करना कुछ नहीं है, आप रैंडम कोई भी सिलेक्शन कर सकते हो। दो वेरिएबल में अगर टाई होता है तो रैंडमली आप किसी भी एक वेरिएबल को लिविंग वेरिएबल कंसीडर कर सकते हो। इज इट क्लियर? और क्या होगा सर? वो विवेक का रिक्वेस्ट होगा। एक मिनट, हाँ कर लिया। चलिए, और क्या इफेक्ट आएगा? दूसरा इफेक्ट ये हो सकता है, देयर कुड बी इटरेशंस विदाउट इंप्रूवमेंट इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। यानी कि सेकेंड इटरेशन, थर्ड इटरेशन, फोर्थ इटरेशन संभव है कि आपको अगले 3 इटरेशन में सेम वैल्यू मिले z की, आपको कोई इंप्रूवमेंट दिखाई ना दे। बात समझ में आ रही है? लेकिन घबराने का नहीं है, आप अपना प्रयास करते जाइए, अल्टीमेटली यू विल ऑब्टेन द ऑप्टिमम सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। चलिए मैं फिर से रिपीट करूंगा सारे पॉइंट्स को। तीसरा, अभी पॉइंट नंबर 2 क्या बोल रहा है कि फर्दर इटरेशन में हमको z की वैल्यू में कोई इंप्रूवमेंट नहीं मिल रहा। हम लोग क्या करते हैं, आप क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो पहले आपने अगर मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन है तो पहले इटरेशन में आपको 0 मिला होगा, फिर 500, फिर 700, तो हर इटरेशन में आपको z की वैल्यू इंप्रूव होती दिख रही थी। लेकिन अगर डीजेनरेसी है तो ऐसा हो सकता है कि पहले में 0 मिले, दूसरे में 500 मिले, फिर तीसरे में 500 मिले, चौथे में 500 मिले और छठवें में जाके फिर आपको 700 जो आपका मैक्सिमम वैल्यू है वो आपको अचीव हो। बात समझ में आ रही है? डीजेनरेसी है, इसका मतलब आप इटरेशन कर अगले इटरेशन में, अगले टेबल में आपको z की वैल्यू में इंप्रूवमेंट दिखाई ना दे। करेक्ट है? अब ये एक ऐसी कंडीशन भी हो सकती है जो कि एक थियोरेटिकल कंडीशन है, थर्ड कंडीशन जिसे हम कहते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ साइक्लिंग।
possibility of cycling, no change in objective function and repeated occurrence of solution. Cycling does not have practical example. सिंप्लेक्स मेथड कैसे काम करता है? सिंप्लेक्स मेथड कैसे काम करता है? होगा। अरे बेसिक अगर एक लाइन बताना हो सिंप्लेक्स मेथड कैसे काम करता है तो क्या बताएंगे अपन? क्या करता है, कैसे फाइंड आउट करता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन? फिजिबल रीजन के एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक मूव करता रहता है जब तक कि मेरे को ऑप्टिमल सॉल्यूशन ना मिल जाए। अगर डीजेनरेसी है यानी कि अगर कोई बेसिस वेरिएबल जीरो होता है तो वहाँ पे एक थ्योरेटिकल कंडीशन होती है कि आप किन्हीं कुछ ही वर्टेक्स के बीच में घूमते रहो और आप ऑप्टिमल सॉल्यूशन तक ना पहुँच पाओ। बात समझ में आई? आप वर्टेक्स 1 से 2 पे गए, 2 से 3 पे गए और 3 से वापस आप 1 पे आ गए। बात समझ में आ रही है? आप इंप्रूव सॉल्यूशन की तरफ नहीं जा रहे हो, आप वापस फिर वही इनिशियल सॉल्यूशन पे आ रहे हो और आपका सॉल्यूशन जो है वो इंप्रूव नहीं हो रहा है। ये एक कंडीशन को हम कहते हैं साइक्लिंग, जिसका कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल नहीं है, इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। करेक्ट है? अपने लिए डीजेनरेसी अगर होती है तो हो सकता है कि हमारे लिविंग वेरिएबल में टाई हो जाए, तो वो टाई को सॉल्व करने के लिए आप किसी भी एक वेरिएबल को रैंडमली लिविंग वेरिएबल कंसीडर कर सकते हो। अंतर क्या पड़ेगा? जैसे मान लो कि दो वेरिएबल x1 और x2 में टाई हो गया। करेक्ट है? अब स्वप्निल ने x1 को लिविंग वेरिएबल कंसीडर कर लिया और नीलेश ने x2 को लिविंग वेरिएबल कंसीडर कर लिया। दोनों को अल्टीमेटली ऑप्टिमल वैल्यू मिलेगी, लेकिन हो सकता है कि नीलेश को एक टेबल और ज्यादा बनानी पड़ेगी और स्वप्निल का एक टेबल जो है वो कम हो सकता है। क्लियर हुआ बात ये? तो अगर आपका टाई हो रहा है तो उसमें सिर्फ ये हो सकता है कि अगले इटरेशन में आपको कोई इंप्रूवमेंट ना दिखाई दे, उसके बाद वाली टेबल में भी इंप्रूवमेंट ना दिखाई दे, लेकिन अल्टीमेटली आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेगा। इज इट क्लियर? बुक में टाई ब्रेक करने का रूल दिया हुआ है और रूल को यूज करने का कोई मतलब नहीं है। आप सिंपली रैंडमली किसी भी एक वेरिएबल को लिविंग वेरिएबल सेलेक्ट कर सकते हो। क्लियर हुआ? जब टाई होगा तो रैंडमली आप एक वेरिएबल को लिविंग वेरिएबल सेलेक्ट कर लो। इज इट क्लियर? चलिए लेट्स ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। सॉरी का रिक्वेस्ट आया क्या? हाँ, इसमें जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो S2 और S3 के बीच में टाई होगा। करेक्ट है? तो फ्रंट बेंच वाले आप लोग S2 को सेलेक्ट कर लेना लिविंग वेरिएबल और आप लोग S3 को सेलेक्ट कर लेना। इज दैट क्लियर? यहाँ पे टाई आएगा आपका S2 और S3 के बीच में। चलिए फटाफट सॉल्व करिए इसको। चलिए बच्चों, हो गया? क्या है आंसर? जेड मैक्स कितना है? 5। क्या हुआ, पीछे वालों को नहीं बना? एक टेबल आपको ज़्यादा बनानी पड़ी होगी। ठीक है, चलिए
अल्टीमेटली निकाल लीजिएगा, आपका भी आंसर सेम ही आएगा। और ये किताब वाले ने क्या किया है, जिसने अपना टाई ब्रेक का रूल अप्लाई किया है और टाई ब्रेक का रूल अप्लाई करके वही काम कर रहा है जो आप लोग कर रहे हैं, यानी कि उससे नंबर ऑफ इटरेशन पे कोई फ़र्क कम हो जाएगा ये ज़रूरी नहीं है। बात समझ में आई है बच्चों? तो अगर डीजेनरेसी है तो टाई ब्रेक हो डीजेनरेसी है तो टाई हो सकता है लिविंग वेरिएबल में, लेकिन उससे घबराने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी एक वेरिएबल को रैंडमली सेलेक्ट कर सकते हो। इज इट क्लियर? अल्टीमेटली आपका आंसर जो है वो सेम आना चाहिए। कोई दिक्कत, कोई समस्या? क्लियर है ये? चलिए, लीनियर प्रोग्रामिंग में एक बड़ी खास बात होती है कि जब आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो तो उसके साथ में 1 + 1, एक के साथ एक फ्री, एक प्रॉब्लम जो है वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाती है। सॉल्यूशन ऑफ वन प्रॉब्लम गिव्स द सॉल्यूशन ऑफ 2 प्रॉब्लम्स। एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मतलब होता है कि आप 2 लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। यहाँ पे 1 + 1 का ऑफर चलता है। अब बात यह है कि सबसे पहले तो मेरे को ये जानना पड़ेगा कि सर अगर मैंने ये LPP सॉल्व किया है तो कौन सा LPP ऑटोमेटिकली सॉल्व हो गया है। तो पहले देखते हैं कि हाउ टू फाइंड आउट। चलिए, ड्यूअलिटी in linear programming problem, duality in LPP. For any given LPP known as primal, there is an associated problem known as ड्यूअल। हर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के साथ में एक एसोसिएटेड प्रॉब्लम होती है जिसको हम कहते हैं ड्यूअल। तो जब आप एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हो तो साइमल्टेनियसली एक दूसरी प्रॉब्लम भी ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाती है और उस प्रॉब्लम को हम कहते हैं ड्यूअल प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर कोई गिवन LPP है तो उसके हम ड्यूअल प्रॉब्लम को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले जो भी गिवन LPP है हैज टू बी कन्वर्टेड इन कैनोनिकल फॉर्म। In canonical form, first there should be no unrestricted variable यानी कि जितने भी वेरिएबल यहाँ पे होंगे वो सब नॉन नेगेटिव होने चाहिए। करेक्ट है? अगर कोई अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल है तो क्या करेंगे उसका? अगर कोई अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल है
यानी कि मान लो कोई एक ऐसा वेरिएबल है x1 जिसकी नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है, तो वैसा कोई वेरिएबल कैनोनिकल फॉर्म में नहीं होना चाहिए, वैसा कोई भी वेरिएबल स्टैंडर्ड फॉर्म में भी नहीं होना चाहिए था। तो कैसे हटाएंगे उस वेरिएबल को? एक वेरिएबल x1 जो कि अनरिस्ट्रिक्टेड है उसको मैं दो नॉन नेगेटिव वेरिएबल से रिप्लेस कर सकता हूँ, x1 इक्वल टू x1 डैश माइनस x1 डबल डैश। चलिए, एक तो ये चीज़ होनी चाहिए, और दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए कि फॉर मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम all the constraints must be of less than equal to type, अगर मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है तो सारे कंस्ट्रेंट जो है वो लेस देन इक्वल टू टाइप के होने चाहिए। दूसरा क्या करना है मेरे को, फॉर मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम क्या होगा? फॉर मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम ऑल द कंस्ट्रेंट्स must be of ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप। सभी कंस्ट्रेंट जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप के होने चाहिए। करेक्ट है? चलिए, तो एक प्रॉब्लम को पहले अपन कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। मैक्सिमाइज z इक्वल टू 3x1 प्लस 4x2 सब्जेक्ट टू x1 प्लस x1 plus 2x2 is less than equal to 10, x1 minus x2 should be greater than equal to 5, and x1 plus x2 is equals to 10। इसको मेरे को, और x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो कोई भी यहाँ पे अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल नहीं है, तो नंबर ऑफ वेरिएबल दो ही रहेंगे, x1 और x2। इज दैट क्लियर? पहला कंस्ट्रेंट है x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 10। एनी चेंज रिक्वायर्ड? अरे जल्दी बोलो यार। x1 प्लस 2x2 इज लेस देन इक्वल टू, मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है, लेस देन इक्वल टू टाइप का कंस्ट्रेंट चाहिए। करेक्ट है? तो ये इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। करेक्ट? यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो इसको मेरे को लेस देन इक्वल टू में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया आपका लेस देन इक्वल टू -5। अब बच गया ये x1 प्लस x2 इक्वल टू 10। इसका क्या करें? हाँ, क्या करोगे? आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं, आर्टिफिशियल वेरिएबल लगा के तो अपन इक्वल टू भी लेके आते हैं ना। स्लैक वेरिएबल और आर्टिफिशियल वेरिएबल को यूज करके तो हम इक्वेशन बनाते हैं ना। तो यहाँ तो इक्वेशन ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, इसको आपको इनइक्वलिटी में कन्वर्ट करना है। इस इक्वेशन को आपको इनइक्वलिटी में कन्वर्ट करना है। You have to convert this equation in inequality. एक इक्वेशन को मैं दो देखो, मान लो क्या इक्वेशन थी मेरे पास में, x1 प्लस x2 इक्वल टू 10 है ना। इसको अगर मैं लिख लूँ x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 10, और साथ में मैं लिख लूँ x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, क्या मिलेगा मेरे को?
क्या मिलेगा मेरे को? सिर्फ एक, ये देखो, ये एक रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दूसरे रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन जब मैं दोनों को क्लब कर दूंगा, तो क्या मिलेगा मेरे को? तो क्या मिलेगा मेरे को? सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। करेक्ट है। तो एक इक्वेशन को हम दो इनइक्वालिटी यूज करके इनइक्वालिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। वन इक्वेशन इज इक्वल टू टू इनइक्वालिटीज। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे मेरे पास अब क्या हो जाएगा, x1 प्लस एक्स टू इक्वल टू 10 इक्वेशन है, तो इसको हटाना पड़ेगा। तो एक इक्वेशन आएगी x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 10, और दूसरी होगी x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप का कंस्ट्रेंट चलेगा नहीं, तो इसको यहाँ पे करो माइनस, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर दो, and that will become greater than equal to minus 10, sorry less than equal to minus 10. Is it clear? बात समझ में आई? तो सबसे पहले मेरे को बच्चों, जो मेरी गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है उसको हम क्या कहते हैं? प्राइमल। तो प्राइमल को सबसे पहले मेरे को कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इज इट क्लियर? जब ये कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर मैं इसका ड्यूअल प्रॉब्लम जो है वो फाइंड आउट कर सकता हूं। अब ड्यूअल प्रॉब्लम मेरे को निकालना है, वर्जन ऑफ प्राइमल इन ड्यूअल। अभी मेरे को ड्यूअल प्रॉब्लम लिखनी है, ठीक? तो कोई भी प्रॉब्लम लिखनी है, सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए? वेरिएबल चाहिए, तभी तो प्रॉब्लम को लिख पाऊंगा ना। वेरिएबल चाहिए सबसे पहले मेरे को। तो पहले मेरे को मालूम होना चाहिए कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने होंगे ड्यूअल में। नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन ड्यूअल are equal to number of constraints in primal। ठीक है बच्चों? चलो तो अपन एक तो प्रॉब्लम पहले ले लेते हैं, फिर अपन वन बाय वन इसको आगे बढ़ते हैं। देखो एक प्रॉब्लम मैं ले लेता हूँ, से मैक्सिमाइज z इक्वल टू 3x1 प्लस 4x2 सब्जेक्ट टू x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 10, 2x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल टू 50 एंड 2x1 माइनस x2 less than equal to say 15, x1 x2 greater than equal to 0। ठीक, अब एक एक स्टेप अपन ध्यान से यहाँ पे देखते जाएंगे और फिर लिखते जाएंगे। मैक्सिमाइज z इक्वल टू 3x1 प्लस 4x2, करेक्ट है? तो if primal is of maximization, dual will be of minimization। मतलब एक प्रॉब्लम मेरे को मैक्सिमाइजेशन की मिलेगी, दूसरी प्रॉब्लम मेरे को मिनिमाइजेशन की मिलेगी। क्लियर? चलो जी, अब मेरे को चाहिए इसका, मेरे को ड्यूअल प्रॉब्लम लिखना है। तो ड्यूअल प्रॉब्लम जो होगा, ये प्रॉब्लम मेरी मैक्सिमाइजेशन की थी, तो ड्यूअल प्रॉब्लम जो है वो मिनिमाइजेशन की होगी। करेक्ट है? कितने वेरिएबल आएंगे? जितने यहाँ पे कंस्ट्रेंट है, कितने कंस्ट्रेंट है? 1, 2 और 3। तो मेरे को मिलेगा प्रॉब्लम, जो ड्यूअल प्रॉब्लम मेरे को मिलेगी, दैट इज मिनिमाइज W इक्वल टू y1, y2 एंड y3।
3 वेरिएबल सही बनेगा ना, करेक्ट है। अब अगला पॉइंट आपको ये करना है कि भैया ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो मैंने वेरिएबल यूज किए हैं इनका कोफिशिएंट क्या होगा। इज इट क्लियर? चलिए लिख लेते हैं क्या होगा। थर्ड, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स in objective function of dual are equal to RHS of constraint देखो तीन बच्चों, देखो तीन कंस्ट्रेंट थे तो मेरे को 3 वेरिएबल मिले। पहले कंस्ट्रेंट के लिए वेरिएबल y1, दूसरे के लिए y2, तीसरे के लिए y3। इज दैट क्लियर? अब मेरे को लिखना है मिनिमाइज w will be the function of y1, y2 and y3. Now I need to find out the coefficient of y1, y2 and y3. Tell me what is the coefficient? 10 plus 50 and plus 15. That will become 10 y1 plus 50 y2 plus 15 y3. Is it clear? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? तो अभी अपने को ड्यूअल का ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखने में कोई समस्या? यस नो? क्लियर है? तो अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिख लिया। अब इसके बाद मेरे को लिखना है सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। ठीक है, अभी बताओ, तुम थोड़ा खुद से दिमाग लगाओ, कितने कंस्ट्रेंट यहां पे होंगे? जो अपन लिखे हैं वैसे वह निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन द ड्यूल आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स इन द प्राइमल। सो नंबर ऑफ द कंस्ट्रेंट्स इन द ड्यूल इज नंबर ऑफ, पॉइंट नंबर 4, नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स, सेम पॉइंट है जो हम पहले लिख चुके हैं। नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स in dual are equal to number of क्या, number of variables in primal क्लियर है? चलिए, तो अब मैंने ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिख लिया। मेरे को लिखना है क्या, अब कंस्ट्रेंट लिखना है। तो कितने कंस्ट्रेंट होंगे? 2 वेरिएबल थे प्राइमल में, तो 2 कंस्ट्रेंट आएंगे, y1, y2, y3। इज दैट क्लियर? चलो अब बच्चों ये कंस्ट्रेंट का टाइप क्या होगा? ये कंस्ट्रेंट का टाइप क्या होगा? मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में लेस देन इक्वल टू है, ड्यूअल मेरी मिनिमाइजेशन की आ गई, तो यहां पे टाइप क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है जी। अब चाहिए मेरे को इसका RHS। क्या होगा RHS? हाँ, RHS कॉमन सेंस अप्लाई करो। क्या लिखा है यहाँ पे? द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ ड्यूअल, ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ ड्यूअल आर इक्वल टू द RHS ऑफ कंस्ट्रेंट। तो यहाँ पे जो मेरे को इसका चाहिए RHS, दैट इज इक्वल टू द
क्या लिखूं तो यहाँ पे 3 या 4? थ्री या 4? क्यों 3, 4 क्यों नहीं? क्योंकि पहला देखो, पहला मेरा जो कंस्ट्रेंट है वो प्राइमल के पहले वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पहला वेरिएबल जो है वो x1 था, तो उसका कोफिशिएंट में यहाँ पे लिख दिया 3। क्लियर हुआ? अब मेरे को चाहिए y1, y2, y3 का कोफिशिएंट। x1 रिप्रेजेंट्स, हाँ बताओ फिर क्या लिखूं यहाँ पे? 1 + 2 क्लियर है? 1 + 2 + 2 राइट। सेकेंड फिर से मेरे को मिलेगा y1, y2, y3। ये कंस्टेंट मैं लिख रहा हूँ x2 के लिए, तो ये होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और कोफिशिएंट मेरे को मिल जाएगा 1 + 3 - 1 एंड y1, y2, y3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो तो आपको इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन साइमल्टेनियसली मिल जा रहा है। करेक्ट है? ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको ये प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन दे देगा, या इसका सॉल्यूशन निकालोगे तो इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लियर है? बस ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर किसी प्रॉब्लम का मेरे को ड्यूअल लिखना है तो सबसे पहले मेरे को प्राइमल को कैनोनिकल फॉर्म में लेके आना है। क्लियर है? कैनोनिकल फॉर्म का मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है तो सारे कंस्ट्रेंट मेरे को लेस देन इक्वल टू टाइप के करने हैं और कोई भी अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल मेरे प्रॉब्लम में नहीं होना चाहिए। इज इट क्लियर? एनी डाउट, एनी डिफिकल्टी टू एनीबॉडी? क्लियर है ये? चलिए फिर फटाफट सॉल्व करते हैं। ये बच्चों सीधे से 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, कन्वर्जन ऑफ प्राइमल टू ड्यूअल। ये प्राइमल दिया हुआ है तो इसका ड्यूअल क्या होगा, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है। क्या हुआ? लेट्स सॉल्व दीज 2 क्वेश्चंस फटाफट। प्राइमल दिया हुआ है, ड्यूअल में कन्वर्ट करना है। एनी डाउट? आपका नाम क्या है बेटा? प्रदीप। आपकी फर्स्ट क्लास है? आपको समझ आ रहा है? अभी हाँ, पहले वाला तो नहीं आएगा ऑब्वियसली, सीधी सी बात है। चलिए इसका मेरे को पहले प्रॉब्लम को देख लेता हूँ। यहाँ पे वो 1 2 3 लेस देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू और ये 4। ठीक है, और ये सब लेस देन इक्वल टू टाइप के हैं, तो कोई कन्वर्जन की मेरे को ज़रूरत नहीं है।
और सभी सभी रिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल्स हैं, तो वेरिएबल चेंज करने की भी जरूरत नहीं है। तो डायरेक्टली ये मेरे को कैनोनिकल फॉर्म में दिया हुआ है, इसको अब मेरे को ड्यूअल में कन्वर्ट करना है, तो फटाफट बन जाएगा। चलिए, तो मैक्सिमाइजेशन है, तो ये हो गया मीन W, एंड W इज इक्वल्स टू y1 के साथ कोफिशिएंट 50 y1, वेरी गुड, प्लस 35 y2 प्लस 10 y3 प्लस 20 y4। इज दैट क्लियर? चलिए, सब्जेक्ट टू दो वेरिएबल्स हैं, तो मेरे पास में दो कंस्ट्रेंट आएंगे। तो सब्जेक्ट टू y1 क्या लिखूँ यहाँ पे मैं? x1 का कोफिशिएंट लिख दूंगा मैं 2y1 प्लस 3y2 प्लस 5y3 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3। ठीक है बच्चों, सेकेंड इक्वेशन मेरी आ जाएगी 6y1 प्लस 2y2 माइनस 3y3 प्लस y4 ग्रेटर देन इक्वल टू 5y1 y2 y3 y4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? बन जाएगा बच्चों ये? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? संडे को टेस्ट है आप लोग का। नोट कर लीजिए, अ कंपनी makes 3 products X, Y and Z out of 3 raw material A, B and C number of units of raw material required to produce 1 unit of the product, 1 unit of the product is given in the table x का 1 यूनिट बनाने के लिए A का 1, B का 2 और C का 2 यूनिट चाहिए। तो ये टेबल नोट कर लीजिए।
टेबल नोट कर लीजिए। अवेलेबिलिटी जो है मेरे पास में मटेरियल की, ए का मेरे पास 36 यूनिट अवेलेबल है, बी का 60 और सी का 45 यूनिट्स। प्रॉफिट है एक्स का 1 यूनिट पे मेरे को प्रॉफिट हो रहा है 40 रुपए का, वाई के 1 यूनिट में प्रॉफिट हो रहा है 25 रुपए का और सी के 1 यूनिट पे प्रॉफिट हो रहा है 50 रुपए का। नोट कर लिया बच्चों? चलिए, इसमें मेरे को निकालना है मैक्सिमम प्रॉफिट। कैन आई सॉल्व द प्रॉब्लम? मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है मेरे को, निकाल सकता हूँ? यस नो? क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना पड़ेगा, करेक्ट है? तो प्रॉब्लम का फॉर्मुलेशन जब मैं करूँगा तो कितने नंबर ऑफ वेरिएबल मेरे को लगेंगे यहाँ पे? 3। एक्स का यूनिट, एक्स वाई और जेड 3 वेरिएबल आएंगे, करेक्ट है? कंस्ट्रेंट कितने बनेंगे? क्या लिमिटेशन है आपके पास में? अवेलेबिलिटी ऑफ ए बी एंड सी, करेक्ट है? तो 3 मेरे पास में यहाँ पे वेरिएबल आया और 3 मेरे को कंस्ट्रेंट बनेंगे। इज दैट क्लियर? वेरिएबल कंस्ट्रेंट जब मेरे को आ गया तो सिंप्लेक्स मेथड से प्रॉब्लम को सॉल्व करके मैं मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल सकता हूँ। इज इट क्लियर? चलिए, तो यहाँ पे क्या काम करना है आपको? फर्स्ट, डिटरमाइन optimal solution of the problem, second, write its dual problem, third, physical significance of dual variables, and constraint, physical significance of dual variable and constraint। और चौथा चीज़ जो मेरे को करना है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ ड्यूअल। चलिए जी, डिटरमाइन द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम बन जाएगा? यस नो? जो गिवन प्रॉब्लम है उसका मैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ, जो गिवन प्रॉब्लम है उसका मैं ड्यूअल प्रॉब्लम निकाल सकता हूँ। यस नो? प्राइमल आ गया तो ड्यूअल अभी कन्वर्ट किया, कर लेंगे कन्वर्ट, करेक्ट है? फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ड्यूअल प्रॉब्लम एंड कंस्ट्रेंट निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं, कोशिश करिएगा। थर्ड जो पार्ट है इसका कि जो अभी आपके पास प्राइमल भी है, प्राइमल से आपने ड्यूअल भी लिख लिया। अब चूंकि आपके पास प्रॉब्लम है तो आप फिजिकली समझ भी सकते हो कि ये जो ड्यूअल वेरिएबल है इसका मतलब क्या होना चाहिए, राइट? सो यू कैन ट्राई टू फाइंड आउट द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द ड्यूअल वेरिएबल्स, राइट? और चौथा पार्ट जो है वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ ड्यूअल, वो बड़ा आसान है। अगर पार्ट 3 अपने को बन जाता है तो पार्ट 4 निकालने के लिए जैसे ही अपन सिंप्लेक्स मेथड खत्म करते हैं और प्राइमल का सॉल्यूशन निकालते हैं तो साइमल्टेनियसली मेरे को वहाँ पे ड्यूअल का भी सॉल्यूशन ऑटोमेटिकली मिल गया होता है। तो ड्यूअल का सॉल्यूशन निकालने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी, वो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लूँगा। फर्स्ट सेकंड पार्ट आप लोग कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे पार्ट में आधे घंटे का टाइम लीजिएगा और सोचिएगा कि यार ये जो वेरिएबल आए हैं इसका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस होना चाहिए, ये जो कंस्ट्रेंट है ये कंस्ट्रेंट क्यों आ रहा है ऐसा, राइट? तो थोड़ा उसमें सोचिएगा। और फिर चौथा पार्ट है वो तो बड़ा आसान सा काम है, 2 मिनट का काम है, कैसे मेरे को कहाँ पे मिलेगा मेरे को सॉल्यूशन वो मैं आपको बता दूंगा। इज दैट क्लियर? अभी तक जो डिस्कस किया है वो क्लियर है? तो ड्यूअलिटी में 2 चीज़ें अपने को समझ में आनी चाहिए, एक प्राइमल को ड्यूअल में कन्वर्ट करना, वो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, और दूसरा कि जो ड्यूअल प्रॉब्लम मेरे को मिल रही है वो फिजिकली मेरे को क्या बता रही है,
फिजिकली उसका क्या सिग्निफिकेंस है जो दूसरी प्रॉब्लम मेरे को मिल रही है, राइट। तो वो अपन सोचेंगे और सॉल्यूशन तो मैं आसानी से निकाल लूँगा, क्योंकि जैसे ही मैंने प्राइमल को सॉल्व किया है तो साइमल्टेनियसली मेरा ड्यूअल तो ऑटोमेटिकली ही सॉल्व हो चुका हुआ है। इज इट क्लियर? तो इसको आप ट्राई करें।